बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जय हिंद किसान भाइयों, खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची जिला के किसानों के लिए जोड़ा बैल वितरण योजना, गुमला और लोहरदगा के मछली पालकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पंत अनुपमा। अब समाचार विस्तार से। रांची जिला के किसानों के लिए जोड़ा बैल वितरण योजना चलाई जा रही है। इसकी कुल योजना लागत 40,000 रुपये प्रति इकाई है। इसमें 90% अनुदान सरकार देगी। ये योजना SC, ST और आदिम जाति के BPL श्रेणी के लिए है। इस योजना से लाभ लेने के लिए 8 जनवरी तक जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। गुमला और लोहरदगा जिला में मछली पालन के क्षेत्र में स्वरोजगार उपलब्ध कराने और मछली पालन के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत मछली पालकों को अनुदान पर कुल 47 तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 60% और सामान्य श्रेणी के लाभुकों को 40% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए गुमला जिला मत्स्य विकास कार्यालय में 5 जनवरी और लोहरदगा में 6 जनवरी तक आवेदन दे सकते हैं। पशुपालक भाइयों, पशुओं में कई ऐसे रोग होते हैं जिसको नियंत्रित करना कठिन और बचाव करना आसान होता है। बचाव यानी रोग होने से पहले टीकाकरण। इसलिए खुरहा मुंहपक्का रोग PPR और इंट्रोट्राक्सीमिया रोग से बचाव के लिए अपने पशुओं को टीका दिलाएं। खुरहा चपका रोग सभी खुर वाले पशुओं में होता है। इसमें पशुओं के खुर में घाव हो जाता है। PPR को बकरियों की महामारी या बकरी प्लेग भी कहा जाता है। इसमें बकरियों और भेड़ों में बुखार, मुंह में घाव, दस्त और निमोनिया हो जाता है, जबकि इंट्रोटैक्सीमिया भेड़, बकरी और वयस्क बछड़ों में होता है। इसके लक्षण हैं पेट में तेज दर्द, पतला दस्त, मुंह से झाग आना और शरीर में कंपन। इन सभी रोगों का पुरजोर असर होने पर पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इससे बचाव के लिए पहले ही टीका दिला दें। जी हाँ किसान भाइयों, जैसे अभी आप जो संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय कहें तो टीकाकरण ही होता है। आप एक टीकाकरण से अपने पशुओं को कई प्रकार के संक्रमित बीमारियां, जिससे एक महामारी का रूप ले लेता है, उससे आप बचाव कर सकते हैं। तो इस मौसम में भी टीकाकरण जो किसान भाई हैं खुरा चपका या PPR और इंट्रोटॉक्सीमिया का टीकाकरण नहीं करा पाए हैं, तो किसान भाइयों बकरी, भेड़ और बकरियों में आप इंट्रोटॉक्सीमिया और PPR का जितना जल्दी हो सके टीकाकरण करा लें। इसके अलावा सभी खुर वाले पशुओं में आप खुरा चपका का टीकाकरण अगर नहीं कराए हैं तो खुरा चपका का टीकाकरण जितना जल्दी हो सके करा लें। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पंत अनुपमा, स्वर्णप्रिया, अर्का कोमल या स्ट्रिंगलेस लगाएं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की बुआई में 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के उन्नत प्रभेद पंत अनुपमा, स्वर्णप्रिया, अर्का कोमल और स्ट्रिंगलेस की उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान वनोत्पाद के रूप में लाह की खेती करते हैं, वे टहनियों से लाह छुड़ाने के लिए कृषि उपकरण लेग सेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे सब्जी फसलों में लगने वाले लाल मकड़ी कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। लाल मकड़ी कीट जिस सब्जी फसल में लगता है उस फसल के कोमल अंगों से रस चूसकर पौधे को कमजोर कर देता है। इससे उपज में भारी कमी आ जाती है। किसान भाइयों, सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफॉल या इथियान या ओमाइड दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, इस वक्त चना, तीसी और मसूर की मिश्रित खेती की जाती है। अब इसकी खेती कैसे की जाए, कितना पानी डाला जाए, क्या खाद का होगा, ये सारी जानकारी को लेकर हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। सीधा आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं और ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। खेती से आमदनी प्राप्त करने के लिए किसानों को कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है।
अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बावजूद कभी कभी किसानों की फसलें मार खा जाती हैं। ऐसे में इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में मिश्रित खेती का औचित्य बढ़ जाता है। मिश्रित खेती ऐसी खेती होती है जिसमें एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसल ली जाती है। ऐसा करने से यदि किसी एक फसल में नुकसान हो भी जाए तो दूसरी फसल उसकी भरपाई कर देती है। अपने झारखंड प्रदेश में इस समय रबी का मौसम चल रहा है, अतः वैसे किसान भाई जो अपनी खेती को जोखिम रहित बनाना चाहते हैं, उनके लिए चना, मसूर तथा तीसी की एक साथ मिश्रित खेती काफी उपयुक्त साबित होगी। अभी रबी फसल लगा रहे हैं और अभी इस समय जो है रबी फसल के लिए उपयुक्त समय है, तो इसमें हम मिश्रित खेती लगा के अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि मिश्रित खेती है क्या, है ना। मिश्रित खेती किसको बोलते हैं और इसके मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जब हम एक ही खेत में एक ही समय एक से अधिक फसल लगाते हैं तो उस स्थिति में जो कृषि कार्य होते हैं उसको मिश्रित खेती बोलते हैं। किसान भाइयों, चना और मसूर जहां दलहनी फसलें हैं, वहीं तीसी एक तिलहनी फसल है। इन तीनों की यदि मिश्रित खेती की जाए तो किसानों को इसमें कम पानी, खाद और उर्वरकों की जरूरत पड़ेगी। निश्चित तौर पर इससे उनकी खेती की लागत में कमी आएगी। फिर चूंकि किसानों को इनकी मिश्रित खेती करने से दलहनी तथा तिलहनी दोनों के उत्पाद मिलेंगे, तो इससे इनके दोनों ही किस्मों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। हम लोग सामान्यतः ऐसी फसल का चुनाव करते हैं जिसमें कि जो पौधे का विकास होता है वो अलग अलग तरह का होता है। पौधे का विकास, जैसे कोई पौधे अधिक लंबाई के होते हैं, कोई पौधे छोटे लंबाई के होते हैं, किन्हीं पौधे का जड़ अंदर तक जाती है मिट्टी में, कोई कुछ पौधों का जड़ ऊपर तक ही रह पाती है। तो हमें फसल चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान देने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हम एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसल लगा रहे हैं एक ही खेत में, तो इससे हमारा जो संसाधन है, जैसे कि सिंचाई की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था, ये इससे हमें बचत होती है और लाभ अधिक मिलता है। इसमें हम जोखिम लेने की स्थिति में रहते हैं। अगर किसी कारणवश एक फसल नहीं हो पाए, जैसे कीड़े मकोड़े के प्रकोप के कारण या फिर कोई अन्य बीमारी होने के कारण एक फसल को नुकसान अगर होता है तो उनकी क्षतिपूर्ति दूसरी फसल से हो जाए, तो इस सिद्धांत को पालन करते हुए हम किसान भाई को सलाह देंगे कि वो मिश्रित खेती की ओर ज़रूर अपना ध्यान दें और इस मौसम में मिश्रित खेती करेंगे। मिश्रित खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक उदाहरण है अभी जो किसान भाई लगा सकते हैं, उसमें है चना, मसूर और तीसी की एक साथ खेती, है ना। तो इसमें 2 फसल जो है चना और मसूर दलहनी फसलों के अंतर्गत आता है और तीसी जो है वो तिलहनी फसल के अंतर्गत आता है। तो इस तरह का हम एक ही खेती में एक ही खेत में एक साथ तीनों फसल को उपजाकर हम दलहनी की अपनी आवश्यकता भी पूर्ति कर सकते हैं और तिलहनी की आवश्यकता भी पूर्ति कर सकते हैं। तो इसमें हमको ध्यान देते हैं कि मिश्रित खेती में किस्मों का चुनाव, हमें इस तरह का किस्मों का चुनाव करना चाहिए कि उसमें जो उर्वरक है और पानी है वो कम मात्रा में उनको लगे, उसमें देना पड़े। तो इन तरह के किस्मों को हम एक साथ लगा सकते हैं। इन तीनों की मिश्रित खेती करते वक्त ये ध्यान देने की जरूरत है कि इनके लिए किस्मों का चुनाव ऐसा हो जिसमें कम से कम पानी तथा खाद आदि की जरूरत पड़े। इसके अलावा ऐसी खेती में चने को मुख्य फसल के रूप में रखना चाहिए तथा मसूर और तीसी को सहायक फसल के रूप में। हमें इस तरह का फसलों का चुनाव करना चाहिए जो कि एक ही तरह का जलवायु में लगे, एक तरह का भूमि में लगे। जैसे ये तीनों फसल जब मैंने बताया, चना, मसूर और तीसी, ये मध्यम से ऊपरी ज़मीन के लिए उपयुक्त फसलें हैं। तो हम पहले ज़मीन का चुनाव कर लेंगे, उसके बाद हम उन फसलों को उसमें लगाएंगे। और लगाने की विधि हम जैसे एकल फसलों में करते हैं वही इसमें भी रहेगा। 2 बार देसी हल से जोत के एक बार पाटा चला के समतल कर देंगे, उसके बाद ये लोग को इन फसलों को क्यारियों में लगाएंगे। क्यारियों में हम लोग अक्सर बोलते हैं कि कोई भी फसल को हमने वैज्ञानिक तरीके से अगर करना है तो क्यारियों में लगाएं। क्यारियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर तीनों फसल में रख सकते हैं। इन तीनों फसलों की मिश्रित खेती करते वक्त
इनके पोषक तत्वों पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। ये खाद और उर्वरक ही हैं जिन पे फसलों की बढ़वार निर्भर करती है। अतः वैज्ञानिकों की अनुशंसा के अनुसार डीएपी तथा गोबर खाद का इनकी खेती में इस्तेमाल करना बेहतर होता है। खाद मुख्यतः इसमें हम लोग देते हैं जब हम ज़मीन की तैयारी करते हैं अंतिम जुताई के पहले, पाटा लगाने के पहले, तो इसमें मुख्यतः केवल डीएपी दे देते हैं, क्योंकि दो इसमें दलहनी फसल है जो जिसमें कि नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है। तो नाइट्रोजन की आपूर्ति हमें डीएपी से ही प्राप्त हो जाएगी। और डीएपी अगर जब हम खेत जुताई करते हैं उसके अंतिम समय में पंक्तियों में देते हैं तो ये हमारे लिए पर्याप्त हो जाता है। आगे के लिए हमें आगे और अलग से खाद की देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चना, मसूर और तीसी की मिश्रित खेती में खरपतवार की समस्या भी आती है। ये खरपतवार सीधे तौर पर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी बढ़वार को अवरुद्ध करते हैं। ऐसी खेती में निकाय गुड़ाई कर हाथों के माध्यम से इनका नियंत्रण करना रासायनिक विधि से बेहतर होगा। ये खरपतवार जो है मिश्रित खेती में खरपतवार नियंत्रण एक समस्या के रूप में जाना जाता है। तो इस समस्या को हम निदान करने के लिए, क्योंकि 2-3 फसल एक साथ एक खेत में लग रहा है, तो इसमें जो शस्य क्रियाएं होती हैं, खरपतवार नियंत्रण, निकाय गुड़ाई, तो उसमें थोड़ा बहुत कठिनाई आती है। तो इसमें और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम रासायनिक विधि से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं तो उसमें भी सभी फसलों के लिए अलग अलग रसायन इसमें निर्धारित है कि तो हम लोग खरपतवार नियंत्रण के लिए जो हाथ से नियंत्रण कर सकते हैं तो ये विधि उपयुक्त हो गई। इस तरह से वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन पर चलकर यदि किसान भाई चने, मसूर और तीसी की मिश्रित खेती करें तो वे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। किसान भाई बहन अब आलू की आगाद खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज हमारे विशेषज्ञ बताने वाले हैं कि आलू की आगाद खेती में कैसे उसके प्रभेद का चुनाव किया जाए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, खाद कैसा होना चाहिए और पानी की व्यवस्था कैसे की जाए। यानी कि संपूर्ण जानकारी लेकर हमारे विशेषज्ञ हैं मौजूद। चलिए आपको सीधा उन्हीं के पास लिए चलते हैं और सारी जानकारी ले लेते हैं। किसी भी फसल की अगेती खेती से मतलब है ऐसी खेती जिसमें फसल जल्दी तैयार हो जाए। ये फसल कम समय में तैयार होती है और बाजार में समय से पहले उपलब्ध हो जाती है। आलू की यदि अगेती खेती की जाए तो ये सिर्फ 60 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। रबी के मौसम में यदि किसान भाई आलू की अगेती खेती करें तो इसके बाद वे गेहूं की पछेती खेती कर सकते हैं और दुगना लाभ कमा सकते हैं। आगाद खेती से मतलब होता है कि जल्दी तैयार होने वाली फसल जो कम समय में तैयार होती है और बाज़ार में भी जल्दी मिलती है। और ये आगाद खेती से ये फ़ायदा है कि किसानों को उसका मूल्य भी अच्छा मिल पाता है। तो आगाद खेती के लिए ध्यान देना है कि किस्मों का चुनाव, किसी भी फसल का खेती करने से पहले ये ध्यान देना चाहिए कि हम कैसी फसल का चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि फसल का ये उत्पादन में जो प्रभेद है, फसल का जो प्रभेद का चुनाव किसी भी फसल का उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो आगाद किस्म की जो फसलें हैं आलू के लिए वो करीब 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती हैं। और इसकी जो किस्में हैं वो है कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी। ये जो किस्में हैं ये 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती हैं। साथ ही जो इसकी जो उपज क्षमता है वो 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और लेकिन जो कुफरी पुखराज है उसकी उपज क्षमता 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि ये झुलसा रोग जो होता है आलू में उसके अवरोधी किस्में हैं ये, और इनका भंडारण क्षमता भी अच्छा होता है। किसान भाइयों, आलू की अगेती खेती के लिए उसके बीज लगाने का उत्तम समय 15 सितंबर से 15 नवंबर तक का है। यदि वे इस अवधि के बाद इसकी खेती करना चाहते हैं तो वे कुर्फी कंचन, कुर्फी लालिमा, कुर्फी आनंद तथा कुर्फी पुष्कर जैसी किस्मों का चयन कर सकते हैं। ये किस्में 90 से 110 दिनों तक में तैयार हो जाती है। आगाद फसल जैसे मैंने पहले बताया कि जो फसल जल्दी आ जाता है, मतलब सीजन से में पहले ही जो बाजार में आ जाता है, तो उसके लिए किसान भाई अगर 15 सितंबर से शुरू कर दे लगाना
तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं संभावना तो ऐसे आलू को हम लोग 15 नवंबर तक लगाते हैं, यानी कि प्रथम पखवाड़ा तक नवंबर महीना का लगा सकते हैं। लेकिन अगर जल्दी लगा दें तो ये काफ़ी अच्छा होगा। और वो किस्मों को नहीं लगा पाए तो कुछ मध्यम किस्म की भी हैं, मध्यम अवधि की किस्में, उनको भी किसान भाई लगा सकते हैं, जो कि 90 से करीब 110 दिन के अंदर में सब तैयार हो जाते हैं। तो वो कौन कौन सी किस्में हैं? तो वो किस्में हैं कुफरी कंचन, कुफरी लालिमा, कुफरी आनंद, कुफरी पुष्कर, ये सभी मध्यम अवधि वाले किस्में हैं। क्योंकि ये सभी कुफरी एक रिसर्च स्टेशन है शिमला में, वहाँ से निकाला हुआ विकसित किया हुआ वैरायटी है, इसीलिए सारे के नाम के आगे कुफरी है। आलू की खेती में भूमि की मिट्टी पर इसकी पैदावार निर्भर करती है। इसकी खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, तो आलू की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी का चयन करना बेहतर होता है। यदि इसकी मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा की बहुलता हो तो इससे उत्पाद बेहतर निकलने की संभावना बढ़ जाती है। आलू क्योंकि वो जमीन के नीचे बैठने वाला कंद है, इसीलिए अगर वैसा टाइप का भूमि हो, मतलब जो भुरभुरा हो, जहाँ उसका नीचे कंद फैलने का संभावना ज़्यादा हो, तो वो भूमि अच्छा माना जाता है। जैसे दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी बोलते हैं, वो भूमि काफ़ी अच्छा माना जाता है। और उसमें ये ध्यान दिया जाए कि उसमें जैविक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो। उसकी अगर बहुलता होती है जैविक पदार्थ की, तो वो ज़्यादा बड़े साइज में अच्छा उपज होता है आलू का। आलू की खेती चूंकि ठंड के मौसम में की जाती है, तो पाला लगने से इसके बर्बाद होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इससे बचाव के लिए अत्यधिक ठंड पड़ने पर तथा पाला गिरने की संभावना नजर आने पर खेतों में सिंचाई कर देनी चाहिए। इससे फसलों को ठंड नहीं लगेगी। जैसे ठंडा जब आशंका होती है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, उस समय पाला की संभावना होती है, तो उस स्थिति में किसान भाई खेतों में सिंचाई कर दें। ऐसा करने से फसल को उतना ठंड नहीं लगेगा, वो बच जाएगा। और दूसरा जो बोल रहे हैं कि ऊपर जो हरा, क्योंकि ये एक स्टेम ही है, मतलब पौधा का शाकीय भाग में ही है तना, हाँ, इसीलिए उसको मिट्टी से ढक देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, तो हरापन नहीं आएगा। क्योंकि जो जैसे सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण करके पत्ता हरा होता है, तो वो क्योंकि ऊपर वाला वो एक स्टेम ही तना है, इसलिए वो हरा हो जाता है। तो कोशिश करना चाहिए उसको ढक दें। और ये सिंचाई के लिए भी मैं बताना चाहूँगी कि कितने समय अंतराल पे, हाँ, क्योंकि ये आलू जैसे बताया कि ये तना है और ज़मीन के नीचे बैठता है, तो ज़मीन में फिर बताया कि भुरभुरी होना चाहिए। अगर कॉम्पैक्ट रहेगा, ज़्यादा हार्ड रहेगा, तो वो बैठ भी नहीं पाएगा, और उसको सांस लेने में जैसे वो सजीव दिक्कत होता है, तो उसको भी हवा का संचार नहीं हो पाएगा, तो अच्छे से नहीं बैठेगा। तो इसीलिए सिंचाई भी बहुत ज़्यादा नहीं भर देना है पानी को। जैसे ये बताना चाहूँगी, कूड़ में होकर के कूड़ में लगाते हैं, और कूड़ से कूड़ का दूरी 50 सेंटीमीटर होता है, और जब पौधा से पौधा बीज लगाने का दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। तो इतना ये करेंगे और कूड़ में लगाएंगे, तो लगाने के 4 से 5 दिन के उपरांत में पानी देना चाहिए। फिर उसके बाद जब उगने लगता है, तो फिर देखना है कि 8-10 दिन का अंतराल में फिर से पानी दें। बहुत ज़्यादा सूखा नहीं होना दें, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना है। गीला रहेगा तो उसको वायु का संचार नहीं हो पाएगा, और अच्छा से उसका बढ़वार नहीं हो पाएगा। किसान भाइयों, आलू की पैदावार यदि सही लेनी है, तो उसके लिए शुरू से ही पोषक तत्वों का प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक होता है। अतः इसके लिए वैज्ञानिकों की अनुशंसा के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग खेतों में करना बेहतर होगा। बिना उर्वरक का कोई भी फसल नहीं हो पाता है। तो आलू में जो उर्वरक की मात्रा है 150 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फॉस्फोरस, 120 किलो पोटास और 24 किलो सल्फर, तो इतना मात्रा। लेकिन जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा एक साथ देने से बहुत बार उड़ जाता है या लीचिंग लॉस होता है, तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको आधा आधा करके दें। जैसे 150 किलो नाइट्रोजन में 75 किलो नाइट्रोजन बुआई के समय दें, जो करीब 163 किलो यूरिया के बराबर है। उतना बुआई के समय में डालें। साथ में पूरी मात्रा जो 80 किलो फॉस्फोरस बोले, और पोटास करीब जो 120 किलो है, जो करीब 200 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास के बराबर होगा, उतना खेत में जब बुआई करते हैं उसी समय डाल दें।
और शेष जो मात्रा 75 किलो नाइट्रोजन बचता है वो 25-30 दिन में जब मिट्टी का चढ़ाई करते हैं आलू में, उस समय नाइट्रोजन का समय डालें, मिट्टी चढ़ाई के समय में। इस तरह से कुछ बातों पर ध्यान देकर किसान भाई यदि चाहें तो रबी के मौसम में आलू की पछेती खेती कर उसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काफ़ी सहयोग करेगी आपके कृषि कार्य के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए, क्योंकि आपके पास कोई समस्या है या उसका समाधान चाहते हैं या फिर कुछ और हमें बताना चाहते हैं तो लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।